मैं विशाल सिंह, आरपी ग्लोबल मीडिया। तो आज हमारे साथ एक ऐसी बुलंद शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ कराने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं। ये हैं हमारे माने प्रमाणे लीडर सैयद शाह साहब, सैयद शकील शाह साहब। तो आज जैसा कि इनके बारे में काफ़ी वाक़या मशहूर हैं कि इन्होंने सोशल सर्विस, सोशल वर्क के फील्ड में लोगों की बहुत खिदमत की है। लॉकडाउन में भी इन्होंने अपने जेब से खर्चा करके कई लोगों की मदद की, कई गरीबों के घर में खाना मुहैया करवाया। और जैसा कि आप लोग वाकफ़ ही होंगे कि मीडिया से ये चीज़ें ऐसी नहीं छुपती हैं, मीडिया ढूंढ ही निकालता है ऐसे लीडर्स को जो आवाम के लिए जीते हैं और आवाम के लिए ही मरते हैं। तो आज ये, जहाँ तक हमने सुना कि ये 40-45 साल से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं, और इनको हम माना जाए तो इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं बैकबोन भी हैं अपने लेवल में। तो आज हम पूछना चाहते हैं इनसे, कि जानना भी चाहेंगे हम चैनल के माध्यम से, और इनसे आज हम रूबरू भी हो रहे हैं, तो कि कांग्रेस आज ये कहाँ देखते हैं कांग्रेस को, क्योंकि 45 साल से पिछले ये कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्लोबल मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अचानक आपसे मुलाकात होगी। मैं जम्मू में आया था, यहाँ पे कुछ एक दो मातमदारी वगैरह हुई थी, तो चलो आपने हमसे ये जानना चाहा कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या अंतर है। देखिए, कांग्रेस में कभी भी अंतर नहीं रहा। कांग्रेस जो है ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, आंदोलनकारियों की पार्टी है, और इसके कार्य में बड़े बड़े महान देश के नेताओं ने अपनी जनता के लिए जो योगदान दिया है, तो वो आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। इसमें कहीं भी अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा आपको कि ये आंदोलनकारियों की पार्टी है, और इस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए एक लंबी जंग लड़ी है, और इसी पार्टी ने देश की गरीबी के साथ जंग लड़ी है। इस पार्टी ने देश के हर तबके को साथ लेकर चलने के लिए लड़ाई लड़ी है, और इसमें कोई अंतर वाली ऐसी कोई बात नहीं। आज के दौर में एक और चुनावी अखाड़ा बना हुआ है, जिसे हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आए दिन बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियों का मुजाहरा हो रहा है। तो हम शाह साहब से जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि ये वहाँ पे कुछ सुनने को मिल रहा है कि डबल इंजन सरकार, तो ये डबल इंजन सरकार क्या मतलब, किस हिसाब से आप देखते हैं, ये क्या है ये? ठाकुर साहब, डबल इंजन मैंने पहले ही बोला कि वो एक ठगने का एक नया तरीका ठगने का। तो आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पार्टी को ये बोला करते थे कि ये आतंकवादियों की पार्टी है, और जब यही स्लोगन इन्होंने रखा था कि अगर हमारी बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो यहाँ फिर वही बात बोली गई थी कि डेवलपमेंट का एक रेवोल्यूशन आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी पार्टी को, जिसको ये गालियाँ निकालती थी ये आतंकवादियों की है, लेकिन अपना पार्टी का सुख भोगने के लिए इन्होंने उनके साथ सरकार बनाई और पूरा सुख भोगा, और जनता वैसी ही रही। ना पढ़े लिखे, आपको याद होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे जो हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हों, चाहे वो MBBS हों, सब के सब, हालांकि गांव देहात में आप चले जाओ वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, और इन्होंने कहा था कि हम दूर दराज गांव में भी कि इन्हीं डॉक्टरों को तैनात करेंगे, और एक तो बेरोजगारी ख़त्म होगी, दूसरा गांव के लोगों को रिलीफ मिलेगा, चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे वो MBBS हो। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किए। ये डबल इंजन वाली में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब यही बेवकूफ़ बनाने के लिए वेस्ट बंगाल चले गए हैं, और वहाँ पे ये जो स्लोगन दे रहे हैं कि
हमें मौका दो तो हम डबल इंजन सरकार देंगे। मैं ठाकुर साहब आपको एक बात बता दूं, वो लोग बड़ी पढ़ी लिखी स्टेट है, बड़े जागरूक लोग हैं, और उन्होंने इनको क्लियर बोल दिया कि पहले जिन स्टेटों में आपकी सरकार है उनकी हालत देख लो, यहाँ पे आपकी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। और जो जो हमारी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इन्हीं के लोगों के द्वारा जो हमारे अदर स्टेटों में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है उनके साथ क्या हुआ, आप नेशनल मीडिया में भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं, प्रिंट मीडिया में भी देखते हैं, क्या हालत कर दी है कि गवर्नेंस इनकी टोटली फेल हो चुकी है, ये कहीं भी कामयाब नहीं है। लेकिन इनको लोगों की तकलीफ के साथ कोई मकसद नहीं है, इनका एक मोटो है कि इलेक्शन जहाँ भी है उसके लिए ये मास्टर, चाहे इनके अगर एमएलए कम भी होंगे, दूसरे के ज़्यादा होंगे, तो भी उनको तोड़कर ये अपनी सरकार बनाने में मास्टर है। और यही स्लोगन ये वेस्ट बंगाल में दे रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये मगरमच्छ के आंसू रोते हैं पार्लियामेंट में, मैं कई बातों पे कई विषय नहीं कर बात करना चाहता, लेकिन आपको पता है 200-250 फार्मर हमारा शहीद हो गया कड़कती धूप में। आज वहाँ पे कितनी गर्मी है, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज वो पूरा का पूरा फार्मर जो है, किसान जो है, वेस्ट बंगाल में पहुँच गया है इनकी हकीकत लोगों को बताने के लिए, इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है ये देश की जनता को बताने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सर से, ये पाँव से लेकर सर तक एक झूठ का जुमला है, और इन्होंने देना लेना कुछ नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी पे बैठने के बाद हिटलर शाही चलाना इनको खूब आता है। लेकिन मेरी इस इंटरव्यू के बाद आप ज़रूर मेरे को याद कीजिए, मैं आपको बता दूं वहाँ पे इनकी जो इनका झूठ है वो बुरी तरह से नंगा हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल की जनता जो है वो पढ़ी लिखी सुलझी हुई जनता है, और ममता बनर्जी वहाँ एक दुर्गा का रूप है, और उसके सामने ये किसी तरीके से, क्योंकि ये पखंडबाजी जो करते हैं ये किसी भी तरीके से नहीं कामयाब हो पाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये बोलते हैं कि वहाँ पे जय श्री राम बोला नहीं दिया जाता, क्या कैन इट पॉसिबल? क्या वो हिंदू नहीं है? वो भगवान राम को मानने वाले? ये भारतीय जनता पार्टी में आप चले जाओ, चाहे किसी कास्ट का भी चले जाए, तब वो पक्का हिंदुस्तानी। इनके साथ ना जुड़ो तो ये बोलते हैं कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये देश के खिलाफ बोलने वाले आदमी हैं। अरे भाई, भगवान राम सब लोगों के हैं, पूरे, मैं कहता हूँ भारत की बात नहीं करूँगा, पूरे ब्रह्मांड के हैं, पूरी जो जितनी दुनिया है। क्यों? उनके करैक्टर, उनके किरदार को पूरी दुनिया सलाम करती है। इनके कहने से होगा जय श्री राम नहीं बोलने देते। जय श्री राम लोगों के मन के अंदर है, और ये जो पखंड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोटों की राजनीति करते हैं ना, आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। और आने वाले टाइम में आप देखिए, अब लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ही विकल्प है कि देश की एकता, अखंडता और देश को मजबूत बनाने के लिए। मैं पिछले दिनों कुछ लोगों की अंधभक्तों की बातें देख रहा था। अरे यार, एक तरफ तुम बोलते हो 70 साल, पहले तो कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत नहीं की, क्योंकि इनका नॉलेज थोड़ा सा कम है। बीच में बहुत सारे और भी प्रधानमंत्री और पार्टियों के भी बने, लेकिन क्या 6 सालों में देश मजबूत हो गया? 6 सालों में ही सब कुछ कर दिया? ये कोई जादू की छड़ी है इनके पास? तो तब इनको याद होना चाहिए, जो पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर उंगलियां उठाता, कांग्रेस के दौर में ही उसके 2 टुकड़े हुए थे। ये क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस के दौर में ही कितने लाखों की तादाद में उनकी फौज जो है कैप्चर की थी, और फिर उसके बाद हमारे देश का दिल बढ़ा है कि उनकी फौज हमने छोड़ दी। ये बातें करते हैं, बोलते हैं जी फौज मजबूत है। चाइना की हालत देख लो, वहाँ पे हमारे जवान शहीद हो गए। अब ये बातें करें तो ये अब बस जहाँ राजनीति होती है तो उस वक्त ये कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई षड्यंत्र छोड़कर लोगों को ये बताते हैं कि देश में बड़ी आफत आ गई है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, डे 1 से मेरी देश की फौज मजबूत थी, मजबूत है, और मरते दम तक वो मजबूत रहेगी। कल आज ये है, कल कोई और आएगा। फौज का अपने कार्य है, फौज का अपना तरीका है। फौज, हम जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनकी वजह से जिंदा नहीं है, फौज की वजह से हम लोग जिंदा हैं। वो देश की भाड़ है, वो देश की आज अगर हम इतनी
खुली फिजा में घूम रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये हमारी देश की फौज की वजह से है। और ये आते हैं राजनेता लोग तो बातें करना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस ने कभी भी फौज का नाम लेकर सियासत नहीं की, लेकिन इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने अपनी सियासी रोटियां ना सेकी हों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में लोग जागरूक हैं और आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा ममता जी की ही सरकार होगी। आज देश का किसान जो है सारा का सारा वहाँ वेस्ट बंगाल चला गया और इनकी जो हकीकत है लोगों के सामने रखने गया। आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। तो जैसा कि शाह साहब ने अभी हमें मुतमिन किया और मुतमिन करने की कोशिश भी की, और कहीं ना कहीं शायद हम मुतमिन हो भी गए कि जो कांग्रेस, तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये जो कांग्रेस है ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, जैसे कि शाह साहब ने सुनाया और हमें बताने की कोशिश की। तो हम शाह साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो सुनने को मिल रहा है और आए दिन हमें देखने को भी मिल रहा है कि पुतले जलाए जा रहे हैं, वो भी ऐसे गद्दावर नेताओं के, ऐसी मानी हुई कांग्रेस की बुलंद शख्सियतों के पुतले फूके जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कथनी और करनी में कहीं कोई फ़र्क तो ना है। और कहीं पे इतने बुलंद शख्सियत और इतने बुलंद कद वाले अगर हमारे नेताओं के पुतले जलाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इशारा करते हैं इंटरनल गुटबाजी का, कांग्रेस की इंटरनल गुटबाजी का। तो हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसा कुछ है? देखिए ठाकुर साहब, बात यह है कि आपने जो बात करी, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस एक बहुत विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, और इसमें ये छोटी मोटी बातें जो हैं, जो आपने कहा कि पुतले जलाए गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में भी होती हैं, और कुछ बड़े छोटे लेवल पे जो कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए बड़ी घटिया किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। ये विशाल पार्टी है, इसमें कोई ये मैटर नहीं करता। ये पार्टी हाईकमान भी अच्छी तरह से जानती है। आपको तो पता है कि इस पार्टी को तोड़ने के लिए जो अदर हैंड जो पार्टी हैं जो कहती है कि भारत मुक्त करना है इसको, जैसे कि मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, ये उसके भी हथकंडे हैं। इस तरह से कुछ लोगों को तैयार किया जाता है तो पार्टी के कद्दावर नेताओं को, यहाँ तक कि उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं होती है कि उन नेताओं को टच करें वो। लेकिन क्या है कि आज डेमोक्रेसी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा परिवार है, और कुछ बातें जो होती हैं, कई बार क्या होता है कि आप फोरम के अंदर बैठकर अपनी बातों को मनवाते हैं, और कुछ लोग क्या होता है गुस्से में आकर फोरम के बाहर चले जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें जो हैं, जिन नेताओं के लिए आप बात कर रहे हैं उनका कद बहुत बड़ा है। उन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दी, अपना सारा वक्त जो है देश की एकता, अखंडता और इसकी मजबूती के लिए दी है। तो ये छोटी मोटी बातें कोई मैटर नहीं करती। बाकी ये है कि पार्टी के अंदर, मैंने जैसे आपको कहा ना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इसमें कई बार क्या होता है, कुछ नौजवान अपनी बातें जो है प्लेटफॉर्म के अंदर बैठ के मनवा लेते हैं, कुछ नहीं होती है तो बाहर जाकर करते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी बड़ी है और दूसरी पार्टियों को एक बातें करने का मौका मिलता है। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपको कोई तकलीफ़ है तो आप पोल्ट्री फार्म में बैठकर इसको जोर से बोलिए। तो शाह साहब ने हमें दोबारा से मुतमिन किया कहीं ना कहीं अपने जवाबों से, लेकिन इन्होंने ये भी बताना चाहा कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल कोई भी ग्रुपिज़म नहीं है और ना ही कोई ऐसी इंटरनली बगावत चल रही है। लेकिन फिर भी वो एक शेर है, कहते हैं कुछ तो होता है मोहब्बत में असर, कुछ दुनिया वाले बदनाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी, किसी न किसी के मन में कोई टीस तो ज़रूर होगी कि ये ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। पर बहरहाल हम इन सब पे ना जाते हुए शाह साहब से एक और सवाल पूछते हैं आखिर में कि शाह साहब, जम्मू के अच्छे दिनों के बारे में आप क्या एक नज़रिया रखते हैं? क्योंकि एक उम्र के लिहाजे से एक अरसा है, आपने कई पारियां सियासत की खेली हैं, फ्रंट में भी आके बैक फ्रंट में भी आपने खेली हैं। तो हम आपके नज़रिए को लोगों में, आवाम में अपने चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं कि आखिर कहाँ देखते हैं आप हमारे जम्मू कश्मीर को? ठाकुर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अच्छे दिनों की बात करी। आप जब अच्छे दिनों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर के लोग, इन्हीं पूरे देश के लोग जो है
थक गए। इनको कितनी लुभानी बातें, कितनी अच्छी अच्छी बातें और देशभक्ति का जो पाठ पढ़ाया गया और उसके पीछे देश की जनता के साथ क्या हो रहा है वो आप मीडिया के लोगों के सामने है। जैसे कि मैं बात करूं, आज महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है। मैं आपने जैसे ये कहा, आपने देखा अभी कल परसों की बात है, बसों का 20-22% जो है किराया और बढ़ा दिया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या सोच के चल रही है। क्या जब इन्होंने सरकार में आना था, लोगों से वोट लेने थे, तो इतनी प्यारी और इतनी मीठी बातें करते थे कि मन करता था इनके ऊपर आदमी फिदा हो जाए कि राम राज्य हमारे देश में आएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, डेवलपमेंट का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री आएगी, कनेक्टिविटी हम लोगों को मिलेगी, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इरिगेशन का एक बहुत बड़ा फैलाव होगा, क्योंकि हमारा बहुत ही हिली एरिया है और हमने इतने हसीन सपने जो सजा लिए थे और इन्होंने वो सपने बेचे, भारतीय जनता पार्टी ने बेचे और हमारे समाज ने वो सपने खरीद लिए। लेकिन ये है वही समाज, हम सब लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जैसे कि आज हमारा पढ़ा लिखा बच्चा जिन्होंने इंटरव्यू तक दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों के बाहर धरने पे बैठे हैं, कोई डिमांड नौकरी की नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये जो लिस्ट ही आउट करवा दो। ये हालत है। अच्छे दिनों की जो बात आपने बोली कि बच्चे इनसे ये नहीं कह रहे, उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं कि हमारी लिस्ट तो आउट करवाओ। आज वो कुछ बीमार हो गए, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आज जैसे आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, जो लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, आज उन्होंने, मैं आपको कितने डिपार्टमेंट्स की बात करूं, पीएचई की बात करो, वो बार बार बैठे होते हैं, आप हेल्थ की बात करो, वो लोग बैठे होते हैं, किस किस डिपार्टमेंट की बात करूं जिनको अभी तक ठीक से पगार तक नहीं मिलती है। तो आप अच्छे दिनों की बात करते हैं। अभी आप हमारे देखिए, डॉक्टरों की बात करूंगा, चाहे वो MBBS हो या BDS हो, हर साल कितने हजार बच्चे निकलते हैं हमारे। मैं अपनी JNK की बात करता हूँ, कितनी अरसा हो गया जब इनकी सरकार आनी थी और इन्होंने कमिटमेंट की थी कि बच्चों की हम पोस्टें निकालेंगे। मैं आप साहब से ही, डॉक्टर साहब आपसे ही जानना चाहता हूँ, अगर हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, आप ही बताइए, क्या कोई पोस्टें इन बच्चों के लिए निकाली? इनका भविष्य क्या है? पहले तो कितनी महंगाई, पढ़ाई, घर वालों ने पता नहीं किस तरीके से कितना खर्चा करके इनको पढ़ाया लिखाया, और ये अपने रोज़गार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बेजार हैं। तो अभी आप, मैं पिछले दिनों चैनल पे देख रहा था, ये सोशल मीडिया पे देख रहा था, रविंद्र रैना जी नाच रहे हैं तो बोलते कितनी भी डिग्रियां कर लो पास, नौकरी नहीं मिलनी। तो मेरा कहीं लगता है कि इन पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों के साथ एक किस्म का मजाक किया जा रहा है। ये अच्छे दिनों की जो बात बोली आपने, आज गरीब आदमी से, उसकी जो एक गरीब आदमी बड़ी सस्ती सी सब्जी, मैं प्याज की बात करूं, आलू की बात करूं, जो वो भी उसकी थाली उससे भी दूर चली गई है। आज एक परिवार कट्ठे से मेटाडोर या बस के ऊपर सफ़र नहीं कर सकता। क्यों? कि आज किराया इतना हो गया है कि पूरी फैमिली लेकर जाना। आपको याद होगा कि कांग्रेस के टाइम में ये चुभन नहीं होती थी। अगर परिवार ने भी कहीं से एक जगह से दूसरी, गरीब का परिवार ने जाना होता तो इतनी चुभन नहीं होती थी। आज गरीब आदमी मेटाडोर और बस से भी दूर हो चुका है। ये अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको दिए। तो मैं और क्या बताऊं आपको, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम लगाए और हमारी भी कुछ गलतियां रही कि हमने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया। लेकिन अच्छा हुआ, आज लोग महसूस करने लगे हैं कि ये सब लुभानी बातें थी, ये हमें ठगने वाली बातें थी और हम ठग गए हैं। और आने वाले वक्त में लोग इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खुद देंगे। कोई कांग्रेस की ये बात नहीं है। कांग्रेस डे वन से लोगों के हित के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। कांग्रेस का मकसद ये नहीं होता कि उनको कुर्सी मिले, वो सरकार चलाएं तो तभी वाहवाही होगी। कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। इंदिरा जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमको इक़्तिदार मिले तो ही हम देश की सेवा करेंगे। हम चाहे
अर्श पर हो तो भी सेवा करेंगे, चाहे फर्श पर हो तो भी हमारा एक ही माटो है, देश की जनता सबसे पहले है और उसके सुख दुख के साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ये अभी हमने बात की आज शाह साहब से और जानना चाहा उनसे, और हर चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल के दुख दर्द जो कि आवाम को लेकर या आबो हवा को लेकर, हमारी रियासत को लेकर है, उन्होंने आज हमें बताए। तो हम आज इसी इंटरव्यू के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मैं विशाल सिंह, आरपी ग्लोबल मीडिया।